हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी विश्नोई। वेलकम टू सोशल स्कूल। तो इस वीडियो में हम लोग जो हमारी क्लास 12th इकोनॉमिक्स है, इसमें जो हमारी बुक है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इसका जो चैप्टर है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन एंड अप्रेजल, इसके डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन का पार्ट 4 हम लोग देखने वाले हैं। 3 पार्ट्स हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें बेसिकली हम लोगों ने पढ़ा था कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्यों लाए गए थे, उसके पीछे का क्या रीजन था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन को कैसे इंप्लीमेंट किया गया और ये कितने सक्सेसफुल रहे, इनके पॉजिटिव एंड नेगेटिव ट्रेड्स जो है वो हम लोगों ने देखे थे। अब ये जो पार्ट है ये हमारा फाइनल पार्ट होने वाला है इस चैप्टर का, और इसमें हम 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ने वाले हैं, दैट इज डीमोनेटाइजेशन एंड जीएसटी, दैट इज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। बेसिकली हम इन दोनों जो हमारे टॉपिक्स हैं इन्हें थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे, समझेंगे कि क्या हुआ था डीमोनेटाइजेशन में, कैसे हुआ था, क्यों हुआ था, एंड जो है जीएसटी क्या पर्टिकुलर कंसेप्ट है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विथ डीमोनेटाइजेशन। क्या था डीमोनेटाइजेशन? जो 500 and 1000 के नोट्स थे उन्हें डीमोनेटाइज कर दिया गया था, उन्हें बंद कर दिया गया था। ठीक है, मोनेटाइजेशन दैट इज जो है आप मनी लेकर आ रहे हो इकोनॉमी में, डीमोनेटाइजेशन आप मनी को इकोनॉमी से बाहर निकाल रहे हो। ठीक है, 500 and 1000 के जो नोट्स हैं उन्हें इकोनॉमी से बाहर निकाला गया था इस पर्टिकुलर स्टेप के थ्रू। ठीक है, अब ये क्यों किया गया, इसका पूरा बैकग्राउंड समझेंगे, कब हुआ था डीमोनेटाइजेशन, उसके क्या एडवांटेजेस वगैरह रहे या उसके क्या फीचर्स थे, इस चीज को हम लोग देख लेते हैं। So on the 8th of November 2016, the government of India made an announcement with profound implication for the Indian economy. It was decided to demonetize high value currency notes of denomination of rupees 500 and rupees 1000 with immediate effect. शायद आप लोगों को याद होगा 8th of November 2016 मोदी जी जो हैं वो ऐसे रात में उन्होंने आए अपनी मन की बात बोलने, और उन्होंने मन की बात में ये बोलकर गए, राइट, इन दी सेंस लाइक दैट वाज नॉट कि मन की बात वाले सेशन में उन्होंने ये बोला, बट उन्होंने ये जो है अनाउंसमेंट किया कि 500 and 1000 के जो नोट्स हैं वो अभी इसी समय से जो है बंद हो गए हैं। ठीक है, अब इनमें ट्रांजैक्शन नहीं होगा, अब ये लीगल टेंडर नहीं है। लीगल टेंडर मनी क्या होता है? ऐसा मनी जिसको जो है गवर्नमेंट की बैकिंग मिली है। जितने भी करेंसी नोट्स हैं वो सारे आपके लीगल टेंडर मनी होते हैं। कोई भी पर्सन जो है वो करेंसी नोट्स में जो है पेमेंट रिसीव करने से या पेमेंट करने से मना नहीं कर सकता है। ठीक है, दे आर लीगल टेंडर और वो थ्रू आउट दी कंट्री एक्सेप्टेबल है। ये नहीं कि एक स्टेट में एक्सेप्टेबल है एक में नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, दे आर लीगल टेंडर, उसको जो है गवर्नमेंट की बैकिंग है, गवर्नमेंट जो है वो उस चीज में है दैट यस यू कैन यूज दिस पर्टिकुलर जो है करेंसी एज इन द फॉर्म ऑफ एक्सचेंज। लेकिन ऑन दिस डे, ठीक है, 8th of November की रात को जो है जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला है कि अब से जो है 500 और 1000 के जो नोट्स है वो लीगल टेंडर नहीं रहे। इट मीन्स कि उनके बोलने के जस्ट 1 मिनट बाद, ठीक है, 1 मिनट भी नहीं हम बोलेंगे, जब उन्होंने ये चीज बोली उसी पर्टिकुलर समय से अगर आपके पास में 500 और 1000 का नोट है तो आप उसको एक्सचेंज के लिए यूज नहीं कर सकते हो। ठीक है, दिस वॉज बेसिकली डीमोनेटाइजेशन। ऑल राइट, सो विद इमीडिएट इफेक्ट सीजिंग टू बी लीगल टेंडर, दैट इज अब लीगल टेंडर नहीं है वो, एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू स्पेसिफाइड पर्पसेस। ठीक है, कुछ स्पेसिफाइड पर्पसेस थे कि बस उसके लिए जो है आप इसको यूज कर सकते हो। Demonetization is the act of removing a currency unit of its status as legal tender. ठीक है, क्या है डिमोनेटाइजेशन? कि कोई करेंसी यूनिट को जो है आप लीगल टेंडर की जो है उस पैलेंस में से निकाल रहे हो, उसको हटा रहे हो। ठीक है, that is basically आपका demonetization. These notes accounted for almost 86% of the country's cash supply. देखो कितना ह्यूज था, 86% जो था पूरी इकोनॉमी का कैश सप्लाई। 86% मतलब जो पूरी इकोनॉमी में जितना भी कैश था उसमें से 86% वॉज जस्ट 500 and 1000 के नोट्स। तो इसीलिए इसका इम्पैक्ट इतना बड़ा था। आप लोगों को अगर याद होंगे वो पर्टिकुलर चीजें तो यू विल से कि हाँ जो है
हमारे पेरेंट्स ने भी बहुत दिक्कतें उठाई और जो है बड़ी बड़ी जो है लंबी लंबी सी लाइन में लग कर और फिर बैंक में इस मनी को डिपॉजिट किया गया एंड सब कुछ। अब ये जिसके पास में व्हाइट मनी था ना उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन जिसके पास में ब्लैक मनी था उसको बहुत प्रॉब्लम हुई। और ये ब्लैक मनी वालों के लिए ही जो है मेजरली किया गया था, ताकि जो है जितना भी ब्लैक मनी है वो गवर्नमेंट की नजर में आ सके। ठीक है, so as per the scheme people had to deposit the invalid currency in the banks and restrictions were also placed on cash withdrawals. In other words, restrictions were placed on the convertibility of domestic money and bank deposits. बेसिकली क्या था, वो ये था कि गवर्नमेंट ने बोला कि अब जो है 500 and 1000 के नोट्स जिसके पास भी है, ऐसा थोड़ी ना है कि उनको उस पर्टिकुलर जो है 500 and 1000 के बदले में कुछ नहीं मिलेगा, उनका मनी बिल्कुल वेस्ट हो गया हो, ये चीज नहीं थी। बस इतना था कि अब जो है आप उसको एक्सचेंज के लिए यूज नहीं कर सकते हो, अब आपको दूसरे डिनोमिनेशंस लगेंगे और वो दूसरे डिनोमिनेशंस आपको कहां से मिलेंगे, वो बैंक से मिलेंगे। मतलब कि हर एक पर्सन को अपने पास में जितने भी 1000 और 500 के नोट थे वो बैंक लेकर जाना था, बैंक में उसको डिपॉजिट करना था। अब मान लो मैं लेकर गई 1 लाख रुपीस, ठीक है, और मैं 1 लाख लेकर गई और मैंने जो है वो बैंक में डिपॉजिट किए, तो क्या मुझे बैंक 1 लाख का पूरा जो है वो रिटर्न दे देगी? नहीं, यहां पर रेस्ट्रिक्शन थे। ठीक है, बैंक आपको जो कन्वर्ट करके दे रही है उसमें रेस्ट्रिक्शन थे, और रेस्ट्रिक्शन के पीछे का रीजन ये था कि अभी जो है ना इतनी स्पीड में प्रिंटिंग नहीं चल रही थी, या फिर जो है जो न्यू करेंसी वो इतनी स्पीड में इशू नहीं हो रही थी। तो अगर सभी को पूरा पूरा पैसा दिया जाएगा तो फिर जो है सबके लिए स्केर्सिटी हो जाएगी। इसके लिए एक अमाउंट फिक्स कर दिया कि इतना इतना जो है हम आपको कन्वर्ट करके दे देंगे, ठीक है, ताकि आपके जो भी खर्चे हैं वो आप इससे पूरा कर सकते हो। और अगर आपको कन्वर्ट नहीं करवाना है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, यू कैन लाइक डिपॉजिट योर मनी। ठीक है, आप बैंक में डिपॉजिट कर दो, जब आपको जरूरत लगे तब आप जो है विड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, सो दैट वाज बेसिकली जो है डीमोनेटाइजेशन में स्टेप लिया गया था कि आप इसको कैसे कन्वर्ट करोगे। द एम ऑफ डीमोनेटाइजेशन वाज टू कर्ब करप्शन, counterfeiting the use of high denomination notes for illegal activities, and especially the accumulation of black money generated by income that has not been declared to the tax authorities। ठीक है, क्या होता है ना, टैक्स बचाने के लिए बहुत बार बहुत सारे लोग हैं जो गवर्नमेंट को बताते ही नहीं है उनकी असली इनकम। ठीक है, देयर आर लाइक पीपल, ऐसे होते हैं जिनकी इनकम इज 12 लाख 15 लाख और वो अपनी इनकम शो कर रहे हैं 2-3 लाख। तो इतना मनी कहाँ जा रहा है आपका, ये गवर्नमेंट की नजरों में नहीं आ रहा है। और गवर्नमेंट की नजरों में कैसे नहीं आएगा कि आप कोई भी जो है ना ये डिजिटल वाले ट्रांजेक्शन में फंसो ही मत। अगर कैश में डीलिंग होगी तो गवर्नमेंट को क्या पता चलेगा कि आपके पास में कितना है कितना नहीं है, राइट? सो दैट इज द केस। तो अब ये चीजें जो है ये बहुत चल रही थी पहले, तो इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या सोचा कि डीमोनेटाइजेशन किया जाए, और इमीडिएट इसलिए किया है ताकि लोगों को मौका ना मिले कि वो इस ब्लैक मनी को जो है अपने लीगल मनी में कन्वर्ट करवा सके। ठीक है, तो इसलिए जो है इमीडिएट एक्शन की चीज जो है यहाँ पर बात की गई थी कि इमीडिएट फ्रॉम इमीडिएट इफेक्ट जो है इसको हम इलीगल बनाएंगे। अदरवाइज लोगों को अगर एक दिन का भी मौका मिल जाता ना तो एक दिन में भी बहुत सारा मनी जो है ना वो इधर से उधर कन्वर्ट हो जाता, और वो फिर जो है बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती। जिस पर्टिकुलर पर्पस को ध्यान में रखते हुए डिमोनेटाइजेशन किया गया वो पर्पस फुलफिल ही नहीं हो पाता। ठीक है, तो इसके लिए जो है इमीडिएट इफेक्ट से था ये कि जितना भी ब्लैक मनी वगैरह है वो पकड़ में आएगा। ऑलराइट, क्योंकि अब अगर आपको अपने 500 and 1000 के नोट्स को एक्सचेंज करवाना है तो आपको बैंक में ही जाना पड़ेगा, आपके पास में कोई और ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, तो वो बैंक की नजर में आएगा कि इतना मनी इस पर्सन के पास में कहां से आ गया है, तो फिर जो है उस पर पूरा इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा और जो भी रूट कॉज है वहां तक पहुंचा जा सकता है। ठीक है, सो इसीलिए जो है ये जो हाई डिनोमिनेशंस वाले थे जिसका मेजर जो है हम बोलेंगे कि प्रपोर्शन था पूरे कैश सप्लाई में, उसको जो है डिमोनेटाइज कर दिया गया। So what were the features of demonetization? So demonetization is viewed as tax administration measure. इसको जो है टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन मेजर की जो है नजरों से देखा जाता है, या हम ये बोलेंगे कि ये जो डिमोनेटाइजेशन है उसे माना जाता है कि एक टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन मेजर है। क्या होता है ना कि टैक्स से बचने के लिए लोग अपनी सही इनकम नहीं बताते हैं,
तो जब डिमोनेटाइजेशन हुआ स्टूडेंट्स, तो जिसके पास भी जितने भी 500 and 1000 के नोट्स थे वो उन्हें क्या करवाने पड़े, उन्हें कन्वर्ट करवाने के लिए बैंक में डिपॉजिट करने पड़े। तो इस चक्कर में जो है लोगों की असली इनकम सामने आई कि कौन कितना कमा रहा है और वो कितना टैक्स पे कर रहा है। ठीक है, तो ये उन लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा लाइक हॉरिफाइंग था जो अपनी इनकम को छुपाते हैं। फॉर दी वंस जो कि ट्रूली ऑनेस्टली टैक्स एंड ऑल पे करते हैं, उनके लिए ये चीज प्रॉब्लमैटिक इतनी नहीं रही, उनके लिए जो है डर का माहौल नहीं बना। दे वर लाइक चिल्ड कि ठीक है थोड़ी सी जो है दिक्कत तो हुई कि इतना जो है डिपॉजिट करना है, अभी कैश की कमी चल रही है, ये सारी चीजें दिक्कतें हुई, लेकिन एटलीस्ट वो वाला नहीं हुआ कि अभी जो है हम डर में बैठे हैं कि यार गवर्नमेंट को पता नहीं चल जाए ये मनी को हम कैसे जो है कन्वर्ट करवाएं, वो दिक्कत। ठीक है, क्योंकि कन्वर्ट तो सभी को करवाना है, अगर आप नहीं करवाओगे तो वैसे भी 500,000 के नोट्स आपके किसी काम के ही नहीं है, राइट। तो वो चीज जो है वो एक हम ये बोलेंगे कि कुछ ऑप्शन ही नहीं छोड़ा था। ठीक है, तो इसलिए इसको जो है टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन मेजर भी बोला जाता है कि इसके थ्रू ये समझ में आया कि एक्चुअल में कितना जो है सही टैक्स हमारे पास में या गवर्नमेंट के पास में डिपॉजिट किया जाता है। कैश होल्डिंग्स अराइजिंग फ्रॉम डिक्लेयर्ड इनकम वाज रेडिली डिपॉजिटेड इन द बैंक्स एंड एक्सचेंज्ड फॉर न्यू नोट्स। However, people holding black money had to declare their unaccounted wealth and pay taxes at the penalty rate. जो लोग टैक्सेबल इनकम जिसकी जितनी है, अगर उनकी डिक्लेयर्ड इनकम इज करेक्ट, तो वो जो है इजीली क्या कर पा रहे थे, डिपॉजिट भी कर पा रहे थे और मनी को विड्रॉ भी कर पा रहे थे। फॉर दोज जिसके पास में एकदम से पैसा निकल रहा है, ठीक है, उनके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई और उन्हें जो है पेनाल्टी टैक्सेस वगैरह भी पे करने पड़े। ठीक है, उन्हें जो है आंसर देना पड़ा कि आपके पास में इतना मनी आया कहां से, उनके ऊपर वेरियस काइंड ऑफ जो है इन्वेस्टिगेशन एंड ऑल किए गए। ठीक है, demonetization is also interpreted as a shift on the part of government, indicating that tax evasion will no longer be tolerated or accepted. डिमोनेटाइजेशन क्या बता रहा है, डिमोनेटाइजेशन जो है वो इस चीज को इंडिकेट कर रहा है कि जो टैक्स इवेजन है, जो आपका टैक्स चोरी करने का बिहेवियर है, ये बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं किया जाएगा और बिल्कुल भी एक्सेप्ट जो है वो नहीं किया जाएगा। ये डिमोनेटाइजेशन के थ्रू जो है मैसेज दिया जा रहा था इनडायरेक्ट मैनर्स में। ठीक है, demonetization also led to channelizing savings into the formal financial system. जो लोगों की सेविंग्स रखने की आदत है, सेविंग्स कहां पर, खुद के पास रखने की, बैंक में हम डिपॉजिट नहीं करेंगे, हम खुद के पास रखेंगे। ठीक है, तो वो जो पर्टिकुलर आदत है ना, उसको थोड़ा सा चेंज किया गया विद द हेल्प ऑफ डिमोनेटाइजेशन। उसके बाद में यू विल सी डिजिटलाइजेशन काफी जो है हाई स्पीड से बढ़ा आफ्टर डिमोनेटाइजेशन। ठीक है, क्योंकि अभी जो है कैश तो नहीं मिल रहा, तो डिजिटल करते करते सब सीख गए, सबको आदत लग गई है और आज की डेट में डिजिटल जो है वो ज्यादा चलते हैं। हम फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, ईटीसी और भी जो हैं उन सब से हम ज्यादा चलते हैं, कैश जो है वो कम रहता है हमारे वॉलेट्स में। ठीक है, सो दैट इज द थिंग कि अब जो है हमारी जो सेविंग्स थी वो फाइनेंशियल मार्केट में क्या हो रही थी, चैनलाइज हो गई। ठीक है, अब हमें पता है, मनी एंड बैंकिंग वाला चैप्टर हमने पढ़ा है, जितनी ज्यादा सेविंग होगी उतनी ही ज्यादा बैंक के पास में पावर होती है या उनकी एबिलिटी होती है कि वो क्रेडिट को क्रिएट कर पाते हैं। ठीक है, तो वही चीज फिर से जो है क्या करो, आप यहाँ पर लिंक करो कि अगर सेविंग ज्यादा डिपॉजिट होगी तो इन दैट सेंस वो मनी जो है वो कहीं पर जो है यूजफुल मैनर में यूज हो सकता है। ठीक है, फ्रूटफुल मैनर में जो है इट कैन बी यूज्ड। ऑलराइट, though much of the cash deposited in the banking system is bound to be withdrawn, but some of the new deposit schemes offered by the banks will continue to provide a base loan at lower interest rate. ठीक है, तो जो है वैसे तो आपका जो सेविंग्स है वो आप विड्रॉ कर लेते हो और कभी ना कभी वो हो ही जाती है, लेकिन जो वेरियस फिर बैंक भी क्या करती है, बैंक भी अट्रैक्ट करती है हमें। ठीक है, उनके वेरियस इंटरेस्ट रेट इससे उससे, जिससे कि हम फिर जो है ठीक है चलने दो, वहीं पर ही ठीक है, ऐसे वाले हो जाते हैं। डिमोनेटाइजेशन ऑल्सो एम्स टू क्रिएट अ लेस कैश और कैश लाइट इकोनॉमी, दैट इज चैनलाइजिंग मोर सेविंग्स थ्रू द फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम एंड इम्प्रूविंग टैक्स कंप्लायंस। ठीक है, सो जो डिमोनेटाइजेशन है वो किस चीज पर एम करता है कि वो थोड़ी सी जो है कैशलेस या फिर लेस कैश, आप बोलोगे कि थोड़ा कम कैश पर हम डिपेंडेंट है। ठीक है, पहले हम प्रॉपर्ली जो है पूरी कैश इकोनॉमी होते थे, आज जो है हम
प्रॉपरली जो है डिजिटल इकोनॉमी नहीं है, लेकिन एक ट्रांजिशन वाले फेज में है। हम कभी डिजिटल, या हम ये बोल सकते हैं कि कभी जो है हम कैश से पेमेंट करते हैं, कभी हम डिजिटल मैनर्स में करते हैं। ऐसा ही अगर आप पूरी इंडिया में देखोगे तो उसी पर्टिकुलर फेज में जो है हमें आपको हमारा जो इंडिया है वो हमें दिखेगा, दैट इज जो है हम ट्रांजिशन फेज में, ना हम टोटली कैश इकोनॉमी है, ना हम टोटली डिजिटल इकोनॉमी है, ठीक है। However, digital transactions require internet connectivity as they need cell phones for customers and point of sale machines for merchants, ठीक है। तो ये चीज तो बहुत ही ऑब्वियस है, अगर हमें डिजिटल इकोनॉमी के लिए चाहिए तो एक कनेक्टिविटी जो है वो होनी चाहिए, ठीक है। एक सेलफोन चाहिए एक पर्सन के पास में, जिसमें जो है आपके पास में वेरियस ये एप्स हो, वेरियस ये जो है वी वुड से सॉफ्टवेयर हो, जो कि इस पर्टिकुलर प्रोसेस को, इस पर्टिकुलर फैसिलिटी को जो है फैसिलिटेट करते हैं। प्लस उसमें आपका जो है एक बैंक अकाउंट लिंक्ड होना चाहिए। उसके बाद में यू वांट जो है जो मर्चेंट्स हैं उनके पास में पॉइंट ऑफ सेल मशीन होनी चाहिए। यूजुअली आप लोगों ने देखा होगा एक मशीन होती है जो बोलती है पेटीएम पर इतने रुपए आए, राइट। तो दैट इज द थिंग कि वो क्या है, दैट इज अ पॉइंट ऑफ सेल मशीन। आपके पास में जो है एक स्कैनर है एंड उसके थ्रू जो है आप मनी को फिर ट्रांसफर कर सकते हो। On the contrary, these disadvantages are counterbalanced by an understanding that it helps people into formal economy, thereby increasing financial saving and reducing tax evasions, ठीक है। देखो बिल्कुल व्हील से कि डीमोनेटाइजेशन की वजह से बहुत प्रॉब्लम्स आई। डीमोनेटाइजेशन जब हुआ था उस टाइम पर लोगों की हालत बहुत खराब हुई थी, बहुत जो है लंबे लंबे लाइन में जो है हमें बहुत ज्यादा वेट करना पड़ा था। बुजुर्ग हैं या कोई जो है डिसेबल्ड हैं, उन्हें भी जो है ये सारी चीजें फेस करनी पड़ी थी, जो कि व्हील से कि हाँ ये सही नहीं था। लेकिन द थिंग इज अगर हम उसके एडवांटेजेस देखें तो वो इससे ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है। एंड अगर हम ये बोलें कि ये और थोड़ा प्रॉपर मैनर में इम्प्लीमेंट हो सकता था, तो अगर इसको प्रॉपर मैनर में इम्प्लीमेंट करने जाते तो जो एक इसका मेन पर्पस था, जो इसका ऑब्जेक्टिव था, वो फुलफिल नहीं हो पाता, ठीक है। अगर लोगों को पहले से खबर लग जाती कि ऐसा कुछ होने वाला है तो वो पहले से जो है अपने ब्लैक मनी को, अपना जो इलीगल मनी है उसको लीगल में कन्वर्ट करवा लेते, ठीक है। देयर आर वेरियस वेज जो कि सभी को पता होते हैं एंड स्पेशली उन्हें पता होते हैं जो कि इन सारी चीजों में डील करते हैं, ठीक है। तो वो जो है उसको फिर अपने लीगल मनी में कन्वर्ट करवा लेते एंड जो ऑब्जेक्टिव होता डिमोनेटाइजेशन का वो फुलफिल नहीं होता, ठीक है। सो दिस इज द केस, इसीलिए जो है इमीडिएट इफेक्ट के थ्रू जो है उसे इंप्लीमेंट करना जरूरी हो गया था, ठीक है। देन इंपैक्ट ऑफ डिमोनेटाइजेशन देखें तो मनी एंड इंटरेस्ट रेट डिक्लाइंड इन कैश ट्रांजेक्शन। कैश ट्रांजेक्शन डिक्लाइन हो गए, अभी जो है डिजिटल ट्रांजेक्शन ज्यादा हो गए हैं। बैंक डिपॉजिट्स इंक्रीज हो गए हैं। अब हम लोग सेविंग्स जो है वो यूजुअली बैंक अकाउंट में रखते हैं और खुद के पास में कम रखते हैं, ठीक है। इन कैश कम रखते हैं, बैंक्स में ज्यादा रहती है। इंक्रीज इन फाइनेंशियल सेविंग्स। प्राइवेट वेल्थ की बात की जाए तो डिक्लाइन सिंस सम हाई डिमोनेटाइज्ड नोट्स वर नॉट रिटर्न एंड रियल एस्टेट प्राइसेस फेल, ठीक है। तो कुछ जो है मनी रिटर्न नहीं किया गया था फॉर वेरियस रीजंस, जैसे कि जो है जिन पर इन्वेस्टिगेशन चल रहे हैं या जहां पर हमें लग रहा है कि नहीं दिस मनी इज नॉट लीगल, तो दैट मनी वाज नॉट रिटर्न। तो इसकी वजह से अगर देखा जाए तो जो वेल्थ है वो क्या हुई, वो फॉल हुई। पब्लिक सेक्टर वेल्थ पर कोई इफेक्ट नहीं हुआ है। डिजिटलाइजेशन, तो डिजिटल ट्रांजेक्शंस अमंग्स्ट न्यू यूजर्स एंड यूज ऑफ रुपे कार्ड, आधार अनेबल्ड पेमेंट सिस्टम इंक्रीज, ठीक है। जो डिजिटलाइज ट्रांजेक्शंस हैं, जो डिजिटल ट्रांजेक्शंस हैं वो इंक्रीज हो गए हैं। रियल एस्टेट के जो प्राइसेस है वो फॉल हो गए थे एंड राइज इन इनकम टैक्स कलेक्शन बिकॉज ऑफ इंक्रीज डिस्क्लोजर, ठीक है। सो आफ्टर डिमोनेटाइजेशन जो है डिस्क्लोजर थोड़ा बढ़ गया, किसका, इनकम का, तो जो है टैक्स कलेक्शन इंक्रीज्ड, ऑल राइट। देन आते हैं जीएसटी पर। डिमोनेटाइजेशन के बारे में इतना ही पढ़ना था। बहुत देखो, अगर आप पढ़ने जाओगे, अगर आपको और डिटेल चाहिए तो आपको भर भर के जो है ना आर्टिकल्स मिल जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको आपकी क्लास और आपके जो है स्टैंडर्ड के हिसाब से देखो तो इतना हमारे लिए सफिशिएंट है कि हमें एक जनरलाइज जो है नॉलेज होनी चाहिए। फिर आते हैं गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स पर। बेसिकली जीएसटी जो है वो क्या है, एक इनडायरेक्ट टैक्स है।
दो टाइप के टैक्स होते हैं, एक होता है आपका डायरेक्ट, एक होता है आपका इनडायरेक्ट। डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जिसमें कि एक पर्सन डायरेक्टली गवर्नमेंट को जो है टैक्स पे करता है, उसे क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है डायरेक्ट टैक्स। जैसे कि इनकम टैक्स हो गया, ठीक है, कॉर्पोरेट टैक्स हो गया, जो भी इनकम और प्रॉफिट पर टैक्स होते हैं दे आर डायरेक्ट टैक्स। देन आता है हमारे पास में एक कंसेप्ट ऑफ द इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स इज बेसिकली वो टैक्स जो कि एक पर्सन डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे नहीं करता है। फॉर एन एग्जाम्पल, ये है हमारी गवर्नमेंट, ठीक है, हेयर इज वन प्रोड्यूसर, ऑलराइट, ये क्या है, ये प्रोड्यूसर है, ये प्रोडक्शन कर रहा है गुड्स का, इन्होंने प्रोडक्शन किया और उसे सेल आउट कर दिया एक होलसेलर को, ठीक है, ये होलसेलर ने सेल आउट कर दिया है किसको, रिटेलर को, ठीक। रिटेलर क्या करेगा, रिटेलर जो है उन गुड्स को सेल आउट कर देगा टू अ कंज्यूमर, ठीक है। अब इन्होंने जो प्रोडक्ट बनाया उसकी जो फाइनल प्राइस रखी गई, ठीक है, या फिर हम ये बोले मार्केट प्राइस हम जिसको बोलेंगे, या फिर विल से MRP, जो कि आप लोगों को और ज्यादा क्लियर रहेगा, विच इज मैक्सिमम रिटेल प्राइस, वो मान लीजिए रखी गई है कितनी, 100 रुपीज की, ठीक है। अब अगर आप इसका ब्रेकडाउन देखोगे तो आप लोगों को जरूर इसमें देखने को मिलेगा कि यहाँ पर जो है एक GST का अमाउंट भी होता है, 100 रुपीज, उसमें GST इतना है, इतना बाकी आपके जो है फाइनल प्रोडक्ट्स के प्राइसेस है, तो वो चीजें होती है। फिर ये GST पे कौन कर रहा है, ये कंज्यूमर, राइट। ये 100 रुपीज में आपका जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो इंक्लूडेड है ना, तो पे कौन कर रहा है, कंज्यूमर पे कर रहा है। अब ये कंज्यूमर से मनी कहाँ गया, आपके रिटेलर के पास में, ठीक है, मनी कहाँ गया, रिटेलर के पास में, रिटेलर से मनी गया होलसेलर के पास में, होलसेलर से मनी गया प्रोड्यूसर के पास में, एंड प्रोड्यूसर जो है वो टैक्स पे करेगा टू द गवर्नमेंट, ठीक है। तो इसमें से ये वाला जो है, इसमें से जो टैक्स का अमाउंट है वो ये प्रोड्यूसर गवर्नमेंट को पे करेगा, ठीक है। तो गवर्नमेंट को अगर देखा जाए एक ट्रू सेंस में, तो टैक्स किसने दिया, इस कंज्यूमर ने दिया, लेकिन गवर्नमेंट के पास में कैसे गया, प्रोड्यूसर के थ्रू गया। तो ये क्या है, दिस इज इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है, कि पे तो यही कर रहा है लेकिन ये डायरेक्टली गवर्नमेंट को नहीं कर रहा है, ये इस चैनल के थ्रू जो है गवर्नमेंट के पास में जा रहा है, तो इसे कहा जाता है क्या, इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो आपके गुड्स एंड सर्विसेज पर लगाया जाता है, ऑलराइट। कोई भी टैक्स हो, कोई भी टैक्स हो, अगर वो गुड या सर्विस पर लगा हुआ है तो वो इनडायरेक्ट टैक्स होता है, ठीक है। उसी का एक पार्ट है आपका GST, दैट इज गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब देखो GST आया, उसके पहले ये था कि अलग अलग जगह के लिए, और we will say कि अलग अलग जो है टैक्सेस थे, ठीक है, एक्साइज ड्यूटी अलग है, तो सेल्स टैक्स अलग है, तो वेट अलग है, ठीक है, तो ये अलग अलग टैक्सेस थे। इसी की तरह और भी टैक्सेस के जैसे जो है सेस भी हुआ करते थे। देखो टैक्स और सेस में क्या है, टैक्स तो जो चीज आप जानते हो वही होती है, और सेस क्या होता है, इट इज बेसिकली टैक्स ऑन टैक्स, ठीक है। इट इज बेसिकली क्या कि आप जो है अगर किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट पर टैक्स पे कर रहे हो, फॉर एन एग्जाम्पल 5%, ठीक है, तो इसमें आपका जो है सेस इंक्लूडेड है 2.5%, ऑलराइट। सेस इज लाइक एजुकेशन पर हो गया या ऐसा कुछ, तो ये अगर एजुकेशन सेस है तो इसका 2.5 पार्ट जो है वो एजुकेशन के लिए यूज किया जाएगा, ठीक है। तो सेस इज बेसिकली योर टैक्स ऑन टैक्स, ठीक है। ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं होना है, तो बस इतना ध्यान रख लो कि हाँ वो भी कुछ टाइप ऑफ टैक्स ही होता है, कुछ एक जो है इस वे से आप लोग ले सकते हो। नाउ GST ने क्या किया, ये जो अलग अलग टैक्स थे ना उन सबको अबॉलिश कर दिया और ये एक टैक्स बन गया, ठीक है। तो अब एक पर्सन को इतने सारे वेरियस टैक्स पे करने की जगह पर एक ही टैक्स पे करना है, विच इज नेम्ड एज GST, ऑलराइट। अब इसी चीज को डिटेल में पढ़ते हैं कि कैसे हुआ, क्या हुआ, इसके अंदर के क्या फीचर्स हैं, ये सारी चीजें। सो द गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट was passed in the parliament on 29th of March 2017। ईयर बिल्कुल याद रखना है, बहुत अच्छे से याद रखना है, आपका जो है डीमोनेटाइजेशन का भी और आपके GST का भी, ठीक है। ईयर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, प्रॉपर्ली याद होने चाहिए आपको। सो द गुड्स एंड सर्विस टैक्स वाज एक्ट वाज पास्ड इन पार्लियामेंट ऑन 29th of March 2017। द एक्ट केम इनटू इफेक्ट ऑन 1st July 2017।
अगर मार्च वाली याद नहीं रहे तो भी चलेगा, लेकिन 1 जुलाई तो बिल्कुल याद रखना है कि ये जो है लोगों को कब पता चला, ठीक है, कि ऐसा कुछ है या ऐसा कुछ जो है वो बन चुका है। ये चीज जो है आपका 1 जुलाई पर आया था, ठीक है। इट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव मल्टी स्टेज डेस्टिनेशन बेस्ड टेक्स्ट दैट इज लिवाइड ऑन every value addition. All right, this is a destination based tax. जहां पर ये गया है वहां से हम पैसे लेंगे। ऑल राइट, ये याद रखना। और ये जो है मल्टी स्टेज है, दैट इज अलग अलग स्टेजेस पर जो है ये टैक्स जो है वो चार्ज किया जाता है, ठीक है। और हर एक वैल्यू एडिशन पर जो है ये चार्ज होगा। जैसे कि आपने इधर पर जो है रॉ मटेरियल्स खरीदे, इस पर टैक्स, ठीक है। उसके बाद में जो है आपने इसको प्रोसेस किया, इसको फाइनल प्रोडक्ट बनाया, तो इधर पर टैक्स, ठीक है। तो जितना आप वैल्यू एडिशन कर रहे हो, इधर तो खैर वैल्यू एडिशन नहीं था, इधर से इधर जो वैल्यू एडिशन हुआ है तो इस पर क्या लगेगा, टैक्स लगेगा। अगर आप इसमें फर्दर कुछ वैल्यू एडिशन करोगे तो उस पर ही जो है टैक्स लगेगा। दिस इज बेसिकली जीएसटी का कंसेप्ट। Then the government of India implemented GST following the credo of one nation one tax. क्या पर्टिकुलर चीज जो है ये जो है लाइक मोटिव था, दैट इज एक नेशन का एक टैक्स। ऐसा नहीं एक नेशन में जो है 17 टैक्सेस चल रहे हैं, उसमें कंफ्यूजन बहुत होता है, कौन सा टैक्स लगा, कितना लगा, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो बहुत ज्यादा जो है झोलमाल वाली चीज है। तो जीएसटी ने क्या किया, वन नेशन है तो एक टैक्स रखो, बात खत्म, ठीक है। सो जीएसटी इज एक्सपेक्टेड टू इम्प्रूव, ये एक टॉपिक बनाओ, इसको सब पॉइंट मत बनाओ, दिस इज वन टॉपिक, दैट इज जीएसटी के थ्रू हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि क्या होगा, इट विल इम्प्रूव द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इन टैक्स कंप्लायंस, रिड्यूस द टैक्स बर्डन बाय एलिमिनेटिंग टैक्स ऑन टैक्स, improve tax administration, mitigate tax evasion, broaden the organized segment of the economy and boost tax revenues. क्या हुआ है, सारी चीजें बिल्कुल टैक्स से रिलेटेड है। पहली चीज जो है एज ऑफ डूइंग बिजनेस होगा, दैट मीन्स जो है एज ऑफ डूइंग बिजनेस का मतलब है कि आप कितना इजीली जो है बिजनेस कर पा रहे हो, ठीक है। किस चीज पर, इन टैक्स कंप्लायंस, टैक्स पे करना या टैक्स का जो है ना वो पूरा जो वी वुड से कि पूरी जो है उसकी रिपोर्ट बनाना या उसको पे करना, ये भी बहुत भारी काम होता है, ठीक है। कोई सीए हो ना, उससे पूछना या कभी सीए के साइड में बैठना, वो लोग क्या कर रहे हैं कुछ समझ नहीं आता है, क्या चल रहा है, ठीक है। सो वो जो ये जो टैक्स कंप्लायंस वाला पार्ट है ना, ये थोड़ा मुश्किल वाला काम होता है कि कहाँ पे क्या क्या नहीं, ये वो ईटीसी, ठीक है। तो जीएसटी की वजह से क्या हुआ, अब पहले जो आपको 16-17 टैक्सेस पे करने पड़े थे उसकी जगह पर एक टैक्स पे करना पड़ रहा है, तो जहां पर वो ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करेगा वहां पर जीएसटी कम कंफ्यूजन क्रिएट करेगा ना, और इजी रहेगा ये। तो ये जो है एज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो एनहांस कर रहा है इन टैक्स कंप्लायंस, इस पर्टिकुलर जो है सेक्शन में क्या कर रहा है कि ये ज्यादा बेटर बना रहा है। उसके बाद में जो है ये टैक्स को रिड्यूस कर रहा है बाय एलिमिनेटिंग टैक्स ऑन टैक्स, ठीक है। जो आपके जीएसटी के पहले जो वेरियस टैक्सेस लगते थे, आपका जो है आपने कहीं से लाइक आपकी आपने कुछ प्रोडक्शन किया उस पे टैक्स दो, ठीक है, वैट दो, वैल्यू एडिशन टैक्स दो, उसके बाद में आप ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हो उस पर टैक्स दो, उसके बाद में जो है आपका डेस्टिनेशन जहां पर है वहां पर टैक्स दो, आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहे हो आप टैक्स पे करो। तो दैट इज कि आपको एक ही पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे कितने टैक्सेस पे करने पड़ रहे हैं, ठीक है। तो टैक्स पर टैक्स, राइट, बहुत सारे हो जाते हैं, और कभी कभी जो है ये टैक्सेस इतने ज्यादा हो जाते हैं कि वो बहुत ज्यादा बर्डनफुल हो जाता है। तो जीएसटी ने क्या बोला, इतने सब टैक्स हटाओ, एक टैक्स रखो, बात खत्म, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं क्या हुआ है कि कुछ एरियाज में टैक्स रेट को कम करने में यूजफुल या हेल्पफुल रहा है जीएसटी। इंप्रूव टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन भी इजी हो गया, द वंस, ठीक है, जो कि इसको एडमिनिस्टर करते हैं उनके लिए भी थोड़ा काम इजी हुआ। उन्हें जो है पहले 17 अलग देखने, अब जो है वो एक को देखकर ही समझ जाएंगे सारी कुछ, ठीक है। मिटिगेट टैक्स इवेजन, टैक्स इवेजन जो है वो कम होगा। उसके बाद में जो है जो ऑर्गेनाइज सेगमेंट है इकोनॉमी का वो बढ़ेगा, ठीक है, और टैक्स रेवेन्यूज का भी बढ़ने का चांसेस है। यहाँ पर अगर टैक्स इवेजन कम होगा तो टैक्स रेवेन्यूज जो है वो इंक्रीज हो पाएंगे, ठीक है। जीएसटी हैज रिप्लेस 7 इनडायरेक्ट टैक्सेस taxed and 23 cesses of the central and the states, ठीक है, ऑफ दी सेंटर एंड दी स्टेट। तो सेंटर और स्टेट लेवल पर जो 17 इनडायरेक्ट टैक्सेस और 23 सेस थे जिन्हें रिप्लेस किया किसने, जीएसटी ने, ठीक है।
the last dealer in the supply chain passes on the added GST to the consumer, making GST a destination based consumption tax। ठीक है, जो भी सप्लाई चेन में लास्ट डीलर है, इधर प्रोड्यूसर, फिर आया आपका होलसेलर, फिर आया आपका रिटेलर। ठीक है, ये आपका सप्लाई चेन का क्या है, लास्ट जो है डीलर है। ये जितना भी एडेड जीएसटी है वो किसको पास ऑन कर देगा, कंज्यूमर को। ठीक है, और अब ये जो जीएसटी है ये कौन पे करेगा, ये कंज्यूमर पे करेगा। ऑल राइट, देखो इतना दिक्कत वाली बात नहीं है, एमआरपी में इंक्लूडेड होता है तो बस वही चीज हमें पे करनी है, तो एमआरपी के साथ साथ में जो है जीएसटी पे हो जाता है। ठीक है, सो दिस इज की जो डेस्टिनेशन है वहीं से हम क्या कर रहे हैं, वहीं से हम जो है टैक्स को कलेक्ट कर रहे हैं। बीच में जो इतने सारे एंगल्स हैं उन पर हम टैक्स नहीं लगा रहे, अगर सब पर टैक्स लगाओगे तो टैक्स रेट आपका हाई हो जाएगा। तो ये चीज जो है ये अच्छी रही जीएसटी के थ्रू। नाउ व्हाट आर द टाइप्स ऑफ टैक्सेस अंडर जीएसटी। ठीक है, अब जीएसटी देखो, कुछ जो होते हैं वो सेंटर के टैक्स थे, कुछ थे स्टेट के टैक्सेस। ठीक है, तो अब जो है किसी के साथ भी कोई भी काइंड ऑफ जो है ना वो नहीं होना चाहिए इनजस्टिस, इसके लिए क्या रखा गया है कि सेंटर का भी कुछ टैक्स रखा गया, स्टेट का भी कुछ टैक्स रखा गया, दैट इज CGST। ठीक है, दैट इज व्हाट, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। CGST, SGST ये हो जाएगा आपका स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है, और एक है हमारे पास में इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इट इज बेसिकली व्हाट, इट इज बेसिकली आपका इन दोनों का मिलाकर। ऑल राइट, दैट इज इंटीग्रेटेड जो है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब कहां पर कलेक्ट किया जाता है इसको देखें तो SGST दैट इज सेंटर गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसका जो अमाउंट है वो किसके पास में जाएगा स्टूडेंट्स, ये जाएगा सेंटर के पास में। और SGST का अमाउंट है वो कहां जाएगा, वो जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के पास में। ठीक है, जो टैक्सेस होते हैं उसमें भी ये डिवीजन होता है कि किसके पास में कितना अमाउंट जाने वाला है, तो इस बेसिस से जो है ये चीजें रहेगी। सो इट इज द जीएसटी लेवाइड ऑन द इंट्रास्टेट of goods and services by the center, and SGST it is the GST levied on the intrastate supply of goods and services by state including union territories with legislature। ठीक है, तो ये दोनों जो है ये इंट्रास्टेट टैक्सेस हैं। ऑल राइट, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स क्या है, तो इट इज द जीएसटी लेवाइड ऑन द इंटरस्टेट। ठीक है, जो इंटीग्रेटेड है दैट इज बेसिकली इंटरस्टेट रहेगा, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड इज कलेक्टेड बाय द सेंटर। IGST इज इक्विवेलेंट टू द सम टोटल ऑफ SGST एंड CGST। ठीक, तो ये बस ऐसे याद रखो, एक CGST है, एक SGST है और एक IGST है। CGST जो सेंटर का हो गया, SGST जो स्टेट का हो गया, इंटीग्रेटेड जो दोनों का हो गया। ठीक है, देन कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं अबाउट दी जीएसटी। सिंगल टैक्स स्ट्रक्चर, क्लियर है ये चीज, तो अलग अलग टैक्स की जगह पे वी हैव दी सिंगल टैक्स स्ट्रक्चर। ठीक है, इफेक्ट ऑन प्राइजेस, इसका प्राइजेस पर इफेक्ट क्या है। अब देखो जीएसटी का जो है ना प्राइजेस पर दोनों इफेक्ट है, कहीं कहीं कुछ कुछ गुड्स में जो है प्राइजेस क्या हो गए, कम हो गए, और कुछ कुछ गुड्स के जो है प्राइजेस ज्यादा भी हो गए। ठीक है, वो डिपेंड क्या किस पर कर रहा है कि जो जीएसटी का वो बनाया जाता है, टैक्सेस डिसाइड किए जाते हैं, तो उसमें स्लैब्स बनाए जाते हैं। ठीक है, नेसेसिटी इसको एक स्लैब में रख दिया, लग्जरी इसको एक स्लैब में रख दिया, ऐसे करके जो है ना वेरियस इंडस्ट्रीज को अलग अलग स्लैब्स में रखा जाता है, एंड उस बेसिस से जो है फिर क्या होता है, जो आपके टैक्स रेट्स है वो डिटरमाइन किए जाते हैं। ठीक है, अब लग्जरी पर जो है ज्यादा जीएसटी लगा लेंगे, नेसेसिटीज पर कम जीएसटी लगा लेंगे, इस बेसिस से वेरियस जो है स्लैब्स बनाए जाते हैं। ठीक है, सो अकॉर्डिंगली अगर मान लो कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है जो कि पहले कम टैक्स पे कर रहा हो, लेकिन अब मान लो वो कुछ ही ऐसे स्लैब में आ गया हो जहां पर टैक्स रेट्स आए हैं, तो उन गुड्स की क्या हो जाएगी, प्राइसेस बढ़ जाएगी पहले के मुकाबले। ठीक है, so with the implementation of GST, luxury goods have become costlier while items of mass consumption have become cheaper। ठीक है, जो mass consumption के items है that is जो सबसे ज्यादा जो है consume किए जाते हैं। then consumption based tax चाहिए, आप जितना कंजम्पशन करोगे आप उस हिसाब से क्या करोगे, टैक्स पे करोगे। ठीक है, सो द टैक्स इज रिसीव्ड बाय द स्टेट इन व्हिच द गुड्स और सर्विसेज आर कंज्यूम्ड एंड नॉट द स्टेट इन व्हिच सच गुड्स आर मैन्युफैक्चर्ड। अब ये तो हमें डेस्टिनेशन पता ही है,
जो आपका डेस्टिनेशन है वहां से आप टैक्स लोगे, ठीक है। मान लो जो है गुजरात में कुछ गुड्स बने, वो आ रहे हैं मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो पहले क्या था कि पहले क्या हो रहा था कि गुजरात में गुड्स बने हैं तो पहले उस मैन्युफैक्चरर को गुजरात की गवर्नमेंट को टैक्स पे करना पड़ेगा। उसके बाद में वो सेल आउट हो रहे हैं मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट को भी टैक्स पे करना पड़ेगा, और ये ट्रांसपोर्टेशन में जो टैक्स लगा वो अलग, ठीक है। अब क्या कर दिया इन्होंने, गुजरात में मैन्युफैक्चर हुए मध्य प्रदेश में आ रहे हैं, तो गुजरात की गवर्नमेंट को आप टैक्स पे नहीं करोगे, सिर्फ और सिर्फ मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट को जो है ये टैक्स पे किया जाएगा, ठीक है। जो आपका डेस्टिनेशन है जहां पर कंजम्पशन हो रहा है उस पर्टिकुलर जो है एरिया या उस पर्टिकुलर जो है कॉन्स्टिट्यूएंसी में ही टैक्सेस को पे किए जाएंगे, ठीक है। ये चीज हुई इसकी। उसके बाद में इनवॉइस मैचिंग, ठीक है। यहाँ पर जो है एक इनवॉइस मैचिंग वाला कंसेप्ट है, क्या है इसको समझते हैं। Input tax credit of purchased services and goods will be available only when the inward supply details filed in by the buyer matches the outward supplies detail filed in by the supplier. अब इसके लिए, इसको समझने के लिए पहले समझते हैं किसको, इनपुट टैक्स क्रेडिट को। व्हाट इज दिस इनपुट टैक्स क्रेडिट, चलो देख लेते हैं पहले इनपुट टैक्स क्रेडिट को, उसके बाद में we'll go back to that point, ठीक है। So input tax credit means reducing the taxes paid on inputs from taxes to be paid on output. When any supply of services or goods are supplied to a taxable person, the GST charged is known as input tax. अब इसको थोड़ा सा समझते हैं। देखो, एक कोई पर्सन है, ऑलराइट, उसने जो है कुछ आउटपुट उसके पास में आया है, एंड मान लो ये जो आउटपुट आया है इस पर उसको जीएसटी जो पे करना है, लेट्स टेक फॉर एन एग्जांपल, वो है 450 रुपीज का, ठीक है। कितना जीएसटी पे करना है, 450 रुपीज का जीएसटी पे करना है। इस आउटपुट को बनाने में कुछ इनपुट्स की जरूरत लगी, ऑलराइट, ये जो है कुछ इनपुट्स की जरूरत लगी थी आउटपुट को बनाने में। अब ये इस इनपुट पर जो है, जो वो पर्सन है उसने टैक्स पे किया है, जीएसटी पे किया है, लेट्स टेक फॉर एन एग्जांपल 100 रुपीज का, और यहाँ पर जो है इसने पे किया है 50 रुपीज का, ठीक है। इतना आई गेस क्लियर है। उसको आउटपुट पर 450 पे करना है, वो इनपुट पर ऑलरेडी 100 और 50 पे कर चुका है, मतलब कि इनपुट पर वो 150 पे कर चुका है। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इस 450 में से 150 अमाउंट ऑलरेडी पे हो चुका है बाय दिस पर्सन। तो अब वो कितना जीएसटी पे करेगा, अब वो जीएसटी को पे करेगा 450 माइनस 150, दैट इज 300, ठीक है। ये होता है आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट, ठीक है, कि आपने जो भी इनपुट में यहाँ पर अगर कुछ टैक्स पे कर दिया है तो आपका वो पर्टिकुलर अमाउंट जो है वो आउटपुट से डिडक्ट हो जाएगा, ठीक है। आपको जहां पर 450 पे करना था, अब आप वहां पर 300 ही पे करोगे। ऑल राइट, आई गेस आप लोगों को जो है इसका कंसेप्ट समझ में आया होगा कि इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या बोल रहा है। अब फिर से एक बार पढ़ें, इसकी डेफिनेशन तो क्लियर हो जाएगी। इनपुट टैक्स क्रेडिट मींस रिड्यूसिंग द टैक्सेस पेड ऑन इनपुट्स, ठीक है। ये इनपुट्स पर जो टैक्सेस पे हो चुके हैं उसको रिड्यूस करना टू बी पेड ऑन आउटपुट, कहा किसमें से, आउटपुट में जो पे करना है उससे, ठीक है। यही चीज लिखी है वहां पर। When any supply of service or goods are supplied to the taxable person, the GST charged is known as input tax, ठीक है। हाँ, ये taxable person के लिए रहेगा, ठीक है। Obviously उसने यहाँ पर अगर टैक्स पे किया है मतलब कि वो taxable person है, ठीक है, वो टैक्स स्लैब्स में आता है। All right, अब इसी का एक और एग्जाम्पल, if tax payable by the manufacturing on the output that is final product is 450 and he has already paid tax of 300 on inputs that is purchases, then he can claim input credit of 300 and he needs to deposit only 150 in taxes, ठीक है। तो कुछ अगर आप लोग ऑलरेडी पे कर चुके हो तो एट दी एंड जो है आपको वो पे नहीं करना है, मतलब उतना अमाउंट जो है आप क्या कर दोगे, डिडक्ट कर दोगे। अब आ जाओ कि इनवॉइस मैचिंग पर वापस। इनवॉइस मैचिंग, ठीक है, कि ये जो इनवॉइस है ना वो अपने आप मैच हो जाते हैं। इन दी सेंस हमने यहाँ पर क्या देखा, हमने जो है यहाँ पर इस पर्टिकुलर केस में देखा कि अगर ऑलरेडी आपने 300 पे कर दिया है तो आप इस 450 में से ये 300 को माइनस कर दोगे। अब ये आपने 300 पे किया है,
ठीक है, तो आपने पे किया है, किसी ने जो है उसकी भी एंट्री की होगी, तो ये जो है ये इनवॉइस जब आपस में मैच होते हैं ना तो वो अपने आप चीजें क्लियर आउट हो जाती है। इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ परचेज्ड सर्विसेज एंड गुड्स विल बी अवेलेबल ओनली व्हेन द इनवर्ड सप्लाई डिटेल्स फाइल्ड इन बाय द बायर मैचेस द आउटवर्ड सप्लाई डिटेल्स फाइल्ड इन बाय द सप्लायर। अब हमने देखा कि भैया वो जो इनपुट था, राइट, वो जो इनपुट था जिस पर एक पर्सन ने कितना टैक्स पे किया था 150 का, ठीक है। अब ये जो 150 का जीएसटी उसने पे किया था बच्चों, तो इनपुट उसने क्या करा है, खरीदा है, ठीक है। इनपुट अगर दिक्कत हो तो इसको सीधा सीधा ये समझ लो परचेजेस, ठीक है। उसने जो है ये परचेज किया है। अब इसने परचेज किया है तो किसी ने इसको सेल भी तो किया होगा, किसी ने जो है इसको सप्लाई किया होगा, ऑलराइट। तो ये जो पर्सन है ये अपनी एंट्री में दिखाएगा कि वो 150 ऑलरेडी पे कर चुका है, ऑलराइट। ये पर्सन दिखाएगा कि हाँ 150 जो अमाउंट है वो उसके पास में आया है, ठीक है। तो एक साइड से ये गया, एक साइड से आया, ऑलराइट। तो दोनों क्या हो गए, दोनों जो है आपके इनवॉइस मैच हो जाएंगे, ठीक है। जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल अब मैं थोड़ा सा और डिटेल में जाती हूँ, ठीक है। आई गेस कि शायद यहाँ पर क्लियर हो गया होगा, लेकिन अगर नहीं हुआ हो तो मैं थोड़ा सा और डिटेल में बताती हूँ, ठीक है। जीएसटी हर एक पर्सन पे नहीं करता है, हर एक पर्सन इन दी सेंस, देखो हम जो गुड्स एंड ऑल खरीद कर ला रहे हैं उस पर हमने जीएसटी पे कर दिया एमआरपी के थ्रू, वो चीज अलग है। जीएसटी जो है होती है ना बच्चों, वो फाइल भी करनी पड़ती है। जो कि हाई इनकम ग्रुप में आते हैं, जिनकी जो है इनकम ज्यादा होती है, उन लोगों को अपना जीएसटी भी पे करना पड़ता है, ठीक है। जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल देयर इज अ पर्सन ए, ठीक है, एक पर्सन है ए, ये जो भी काम करते हैं, ऑलराइट, इनकी इनकम लेट्स टेक फॉर एन एग्जांपल है 15 लाख की, ऑलराइट। अब इनकी इनकम है 15 लाख की, तो इन्हें अपनी इनकम पर जो है जीएसटी करना पड़ेगा पे, ऑलराइट। अब ये पर्सन क्या दिखाएंगे कि अगर इन्होंने इन द लाइक पूरे साल में कुछ भी अगर खरीदा हो, फॉर एन एग्जाम्पल मान लो इन्होंने जो है एक रेफ्रिजरेटर खरीदा, ऑलराइट। अब इन्होंने जब रेफ्रिजरेटर खरीदा तो वहां पर जो है अपने जीएसटी नंबर एंड ऑल के थ्रू इन्होंने खरीदा, और इसको खरीदते टाइम इन्होंने कुछ जीएसटी पे किया है। लेट्स टेक फॉर एन एग्जांपल जो है 10,000 का जीएसटी ये पे कर चुके हैं, ठीक है। अब मान लो उन्हें जो है जो पूरा जीएसटी पे करना है अपनी इनकम पर, लेट्स टेक फॉर एन एग्जांपल दैट इज समवेयर अराउंड 50,000, ठीक है। 50,000 जो है इनका जीएसटी इन्हें पे करना है। वो ऑलरेडी 10,000 पे कर चुके हैं, वो इधर से 10,000 को माइनस करेंगे, और अब जो बचा हुआ 40,000 है सिर्फ ये पे किया जाएगा बाय दिस पर्सन, ठीक है, एट द एंड ऑफ द ईयर, ऑलराइट। दिस इज बेसिकली इनवॉइस मैचिंग। अब ये इन्होंने रेफ्रिजरेटर खरीदा है तो इनके अकाउंट में आ गया कि हाँ इन्होंने जो है 10,000 का जीएसटी पे किया है। ये जिसने सेल आउट किया है वो बताएगा कि हाँ 10,000 का जो है, मतलब उन्होंने एक रेफ्रिजरेटर बेचा है जिस पर 10,000 का जीएसटी आया था, जो कि एक पर्सन खरीद कर ले गया। तो ये एक साइड से जो है डेबिट एंट्रीज, एक साइड से क्रेडिट एंट्रीज आकर क्या हो गया कि इनवॉइस जो है वो मैच हो गई। तो यहाँ पर इनवॉइस मैचिंग होगा, और जब ये इनवॉइस मैच होगा ना तभी इस ए पर्सन को ये इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा, ठीक है। अगर ये मैच नहीं होगा तो इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसका मैच होना इन दी सेंस ये वेरीफाई हो गया कि हाँ इस पर्सन ने एक्चुअल में 10,000 का जो है जीएसटी पे कर चुका है, ऑल राइट। आई गेस अब आप लोगों को जो है इनवॉइस मैचिंग, इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो समझ में आ गया होगा, ठीक है। सो जीएसटी नेटवर्क इज अ सेल्फ रेगुलेटिंग मैकेनिज्म, ठीक है। ये सेल्फ रेगुलेटिंग मैकेनिज्म है, ये इनवॉइस मैचिंग समझ में आ गया। यहाँ पर कोई पर्सन बैठकर जो है ना वो देखेगा नहीं, ठीक है। वो ये एंट्रीज हो गई आपकी जो एंट्रीज है वो अपने आप क्या हो जाएगी, मैच हो रही है नहीं हो रही, ये चीजें हो जाएगी ऑटोमेटिकली, एंड फिर जो है उसके बाद में ये चीजें कंपाइल हो जाएगी, ठीक है। आई गेस कि ये अभी तक जितना भी पढ़ा है वो सब कुछ अच्छे से समझ में आ रहा है आपको। फिर आते हैं जीएसटी विल बेनिफिट इन दी फॉलोइंग वेज। जीएसटी कहां पर बेनिफिट करने वाला है, कैसे बेनिफिट करने वाला है, तो रिडक्शन इन ओवरऑल टैक्स बर्डन, ठीक है। ओवरऑल जो है टैक्स बर्डन इसमें क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। अब वो ठीक है कि किसी जगह पर जो है आपका टैक्स ज्यादा हो गया तो कहीं पर कम हुआ है, बट अगर हम एक ओवरऑल देखें, एक एवरेज पर देखें तो जो टैक्स बर्डन है दैट हैज रिड्यूस्ड, ठीक है। नो हिडन टैक्सेस, यहाँ पर कुछ भी हिडन टैक्सेस नहीं है, जो दिख रहा है वो सामने दिख रहा है। इतना जीएसटी मतलब इतना जीएसटी, बात खत्म।
ऐसा नहीं कि कहीं से कुछ बोल रहे हैं कि ये फलाना टैक्स जो है वो लगा हुआ है या वो टैक्स लग गया होगा और वो चीजें आपके नॉलेज में नहीं हो। अभी जो है जीएसटी बिल्कुल एक ओपन मैकेनिज्म है, आपको इजीली आप चाहो आप अभी गूगल खोलो, आप अभी गवर्नमेंट की वेबसाइट्स निकालो, जीएसटी का जो जीएसटी काउंसिल्स के थ्रू जो है जो भी रिपोर्ट्स रिलीज हुई है उसके थ्रू देख लो कितना जो है इंटरेस्ट रेट चल रहा है, इंटरेस्ट बोल रही हूँ सॉरी, टैक्स रेट चल रहा है, उस हिसाब से यू कैन चेक, ठीक है। तो वहां पर कोई दिक्कत नहीं है, तो कोई भी काइंड ऑफ हिडन टैक्स जो है वो यहाँ पर नहीं चार्ज किया जाएगा। डेवलपमेंट ऑफ हार्मोनाइज्ड नेशनल मार्केट फॉर गुड एंड सर्विसेज, ठीक है, एक जैसा जो है क्या हो रहा है, मार्केट क्रिएट हो रहा है, तो दिस इज गुड थिंग। हायर डिस्पोजेबल इनकम इन हैंड, एजुकेशन एंड एसेंशियल नीड्स, अगर टैक्स बर्डन कम हो रहा है तो उससे हम इसको जो है वो करेंगे कि अगर टैक्स आप कम पे करोगे तो आपके पास में डिस्पोजेबल इनकम बढ़ जाएगी। कस्टमर्स टू हैव वाइडर चॉइसेस, ठीक है। इंक्रीज इकोनॉमिक एक्टिविटी, अगेन अगर डिस्पोजेबल इनकम है तो इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी। एंड मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, ठीक है, जब सारी चीजें लाइन में चलेगी ना, लाइक हाँ कि अब जो है थोड़ा खर्चा कम है इस वजह से उस वजह से, तो ज्यादा इंडस्ट्रीज भी सेटअप होगी, ठीक है। एज ऑफ डूइंग बिजनेस भी हम लोगों ने देखा कि टैक्स कंप्लायंस के थ्रू जो है वो चीज भी हो रही है, तो ये जो है ये चीजें होगी तो अल्टीमेटली दैट विल बेनिफिट ऑल दीज पर्टिकुलर सेक्शंस, ठीक है। देन जीएसटी काउंसिल के बारे में देखते हैं कि ये क्या चीज है। Goods and Service Tax Council is a constitutional body for making recommendations to the union and state government on issues related to goods and service tax, ठीक है। अब अगर कोई चीज आई है तो उसका जो है प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हो, प्रॉपर सारी चीजें हो, उस पर जो भी चीजें जो है उन्हें बनानी है, कितना टैक्स रेट, क्या स्लैब्स, ये वो, तो वो सब कुछ जो है रहना चाहिए ना एक प्रॉपर मैनर में, तो एक प्रॉपर जो है बॉडी बनाई गई व्हिच इज नोन एज व्हाट, जीएसटी काउंसिल, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन, तो एज पर आर्टिकल 279A, ठीक है, 279A याद रख लेना आपके आंसर्स के लिए अच्छा रहेगा लिखने के लिए, ठीक है। ऑफ द अमेंडेड कॉन्स्टिट्यूशन द जीएसटी काउंसिल which will be a joint forum of the center and the state shall consist of the following members। यहां से क्या पता चला, आर्टिकल, उसके बाद में ये एक जॉइंट फोरम है सेंटर और स्टेट का, ठीक है। चेयरपर्सन विल बी फाइनेंस मिनिस्टर, वाइस चेयरपर्सन चूजन अमंग्स द मिनिस्टर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, एंड मेंबर्स कौन रहेंगे, एमओएस फाइनेंस, दैट इज आपका जो है मिनिस्टर ऑफ स्टेट फाइनेंस के, एंड ऑल मिनिस्टर्स ऑफ फाइनेंस टैक्सेशन ऑफ ईच स्टेट, ठीक है। हर एक स्टेट के जो भी फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं, टैक्सेशन में जो भी मिनिस्टर्स रहेंगे वो सारे जो हैं वो इसके मेंबर्स होने वाले हैं, ठीक है, मतलब रहते हैं। देन कोरम, कोरम इज बेसिकली व्हाट, कि अगर कोई भी मीटिंग एंड ऑल होती है तो मिनिमम कितने लोगों का प्रेजेंट होना इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो 50% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल shall constitute the quorum at its meeting, ठीक है। तो एटलीस्ट जो है 50% लोग प्रेजेंट होने चाहिए। मेजॉरिटी रिक्वायर्ड फॉर टेकिंग डिसीजंस लेने के लिए, अब जरूरी तो नहीं सब लोग सभी के सब जो है बोलने लगे कि हाँ सही है सही है, डिसीजंस लेने के लिए मेजॉरिटी चीज देखी जाएगी, तो किस टाइप का मेजॉरिटी जो है वो चूज किया जाता है। सो एवरी डिसीजन ऑफ द जीएसटी काउंसिल शेल बी टेकन एट द मीटिंग बाय अ मेजॉरिटी ऑफ नॉट लेस देन 75% ऑफ वेटेड वोट्स ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग इन अकॉर्डिंग विद द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स, ठीक है। तो जितने भी लोग प्रेजेंट हैं उन सब में हम क्या बोल रहे हैं कि 75% जो है वो वोट्स होने चाहिए, ठीक है। अगर कोई भी डिसीजन बनाना है तो उसके लिए 75% जो है वोट्स होने चाहिए। सो वोट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल हैव अ वेटेज ऑफ 1/3 ऑफ द टोटल वोट कास्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो है 1/3 वेटेज रहेगा टोटल वोट कास्ट में, एंड वोट्स ऑफ ऑल स्टेट गवर्नमेंट टेकन टुगेदर शैल हैव अ वेटेज ऑफ 2/3 ऑफ द टोटल वोट कास्ट इन दैट मीटिंग, ठीक है। जितने भी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उन सबका जो है हम क्या लेंगे, 2/3 जो है वेटेज रहेगा, और सेंटर का जो है इट वुड बी 1/3। ऑल राइट, आई गेस आप लोगों को जीएसटी क्लियर हो गया होगा, एंड आई होप सो कि अच्छे से समझ में आ गया होगा। विद दिस हम लोग जो है चैप्टर के एंड पर आते हैं, बट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन सुनते हुए जाओ, दैट इज अनअकैडमी पर जो है CUET के बैचेस लॉन्च हो चुके हैं। आपका GT दैट इज जनरल टेस्ट, आपका जो है लैंग्वेज एंड योर डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट, सबके लिए जो है बैचेस लॉन्च हो चुके हैं। एंड ऑल्सो स्पेसिफिकली बोलूं तो ह्यूमैनिटीज डोमेन के लिए जो है बैच आप लोगों का ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने एनरोल नहीं किया है जल्दी से जाकर एनरोल कर लो, और एनरोल करने के लिए आप लोगों को जो है एक कोड यूज करना है दैट इज साक्षी V।
SAK, SHIV। इसके अपार्ट क्लास 11th और क्लास 12th के जो ह्यूमैनिटीज बैचेस हैं वो भी हमारे पास में जो है चल रहे हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक इन बैचेस में एनरोल नहीं किया है तो जल्दी से जाकर एनरोल कर लीजिए और इस अपॉर्चुनिटी को मिस आउट मत कीजिए। फॉर क्लास 11th वी हैव इंसेप्शन ह्यूमैनिटीज बैच एंड फॉर क्लास 12th वी हैव विक्ट्री ह्यूमैनिटीज बैच। इन दोनों बैचेस की और जो CVT का बैच है उनकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, जल्दी से जाकर एनरोल कर लो। और क्या कोड यूज करना है? साक्षी V, SAK, SHIV। इसके अपार्ट अगर आप लोगों को अनअकैडमी से कोई भी पर्टिकुलर कोर्स में एनरोल करना है तो यू कैन यूज दिस कोड टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। इसके अपार्ट आप लोग हमारा जो टेलीग्राम चैनल है सोशल स्कूल उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको वेरियस अपडेट्स मिलते रहेंगे रिगार्डिंग चैनल पर क्या चल रहा है, किस टाइम पर कौन सा वीडियो आने वाला है, ये सारी चीजें। आई होप सो सभी कुछ आप लोगों को अच्छे से क्लियर होगा और जो हमारे ये चैप्टर नंबर 3 था ये भी अच्छे से क्लियर आउट हो गया होगा। थैंक यू।